अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम बदर है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड टर्म शॉर्ट क्वेश्चन की, जो है जो 103 के जो मोस्ट रिपीटेड हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, मिड टर्म के एग्ज़ाम में, फाइनल में भी आ चुके हैं इन्हीं में से। और जो है जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट को ही लॉन्ग भी बना सकते हैं और लॉन्ग को करके छोटा शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने जस्ट उतना लिखना है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, जस्ट उतना लिखना है जितने आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी है। और अगर लॉन्ग में आ जाता है तो 5 नंबर का होता है, और लॉन्ग में भी आपने है टू द पॉइंट बात करनी है और लॉजिक के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब आर्थ्रोपोड विनोम ग्लैंड। कि जो आर्थ्रोपोड के पास विनोम ग्लैंड होते हैं, हमने उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब वो डिफाइन भी कह सकता है, वो कुछ और करके उसको शॉर्ट करने की सूरत में कुछ भी कह सकता है। ठीक है, अगर तो जस्ट उन्होंने पूछा है कि विनोम ग्लैंड क्या है और ये कौन सी स्पीशी के पास होता है, तो वो है आर्थ्रोपोड। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, जिनमें आते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, ठीक है, क्रस्टेशियंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं आर्थ्रोपोड, इनके पास विनोम ग्लैंड होता है। ठीक है, सम आर्थ्रोपोड पोजेस विनोम ग्लैंड विच आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर विनोम। तो कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस भी करते हैं और उनको अपने पास स्टोर भी करते हैं। ठीक है, these venom glands are typically associated with arthropod that use venom for various purposes such as predation, defense और capturing prey। ठीक है, तो कुछ जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो विनोम को इस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं कि उनको प्रीडेशन के लिए यानी शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी से ख़ुद को बचाने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अपने जो शिकार को है कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विनोम ग्लैंड का ये वो इस्तेमाल करते हैं। द विनोम ग्लैंड ऑफ आर्थ्रोपोड वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है हर स्पीशी में। ठीक है, इन सम केसेस विनोम ग्लैंड आर लोकेटेड नियर द माउथ पार्ट सच एज इन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन हैं, उनके ज़्यादातर माउथ पार्ट के मतलब करीब करीब ही होता है। ठीक है, जहाँ ये विनोम ग्लैंड पाया जाता है, वेयर दे आर कनेक्टेड टू स्पेशलाइज्ड विनोम डिलीवरी स्ट्रक्चर such as fangs or stingers. These structures allow the arthropod to inject venom into their prey or potential threats। ठीक है, तो जो स्पाइडर है वो इसको एज अ थ्रेट भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो जाले नहीं होते, स्पाइडर जाले बनाते हैं, तो ये वो विनोम को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पाइडर के पास ये खसूसियत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक एक टेक्निक है जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पर बात करती है, हमें उन ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में बताती है, एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इन स्पीशीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में हमें बताती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, systematics. It is concerned with classifying and organizing living organisms based on their evolutionary history, genetic relationship, and shared characteristics. Okay, the main goal of systematic is to reconstruct evolutionary history of organism। ठीक है, तो ये जो रिकंस्ट्रक्ट करती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म की, एंड create a hierarchical classification system that reflect their relationship. The involve identifying and defining group of organisms based on shared characteristics such as anatomical features, genetic sequence और behavioral traits। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट राइट द नेम लेग पार्ट इन आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड क्योंकि वो इन होते हैं जो
उनकी लेग्स होती हैं वो आलमोस्ट मतलब उसके 4 पेयर्स होते हैं, किसी में 6 लेग्स होती हैं, किसी में 8 होती हैं, ठीक है। तो उनके जो लेग्स के पार्ट होते हैं उनके आपने नेम लिखने हैं, ठीक है। तो उनमें है कोजा, ट्राउकेंट, फेमर, पैटिला, टिबिया, मेटाटार्सो, टार्सो और कॉल्स, ठीक है। अगर आप इसकी जो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पिक भी मिल जाएगी, उससे अगर आपको ज़्यादा आसानी हो तो आप उसकी डायग्राम भी देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ स्पेसिएशन, कि स्पेसिएशन के कॉजेज क्या है। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज एराइज, तो ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यू स्पीशीज़ जो है एराइज होती हैं, पैदा होती हैं, जो हमें नज़र आती हैं। इज़ ड्राइवन बाय वेरियस फैक्टर एंड मैकेनिज्म। देयर आर सिमिलर कॉजेज एंड मेथड ऑफ स्पेसिएशन इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इसके जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज हैं। तो एलोपैथिक क्या है, दिस अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन इन जियोग्राफिकली सेपरेटेड इनटू 2 और मोर आइसोलेटेड सब पॉपुलेशंस, ओके। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, अनलाइक एलोपैथिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर विद इन द सेम ग्राफिक एरिया, तो ये सेम ग्राफिक एरिया में पाए जाते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन occurs when populations are partially separated by a geographic barrier but there is some limited gene flow between them, ठीक है। तो जीन फ्लो में डिफरेंट होगा लेकिन रहते वो एक ही इलाके में होंगे, ठीक है। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है, बहुत ही पैरापैट्रिक, ये है पेरीपैट्रिक। तो पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है is a form of speciation that occur when a small group of individual form a larger population become isolated in a peripheral or isolated habitat, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड हैबिटेट में रहते होंगे। एडेप्टिव जो है इससे आगे है एडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हाउ मैनी कंट्रीब्यूशंस टू अप्लाइड बायोलॉजी, कि बायोलॉजी को जो है ना इख्तियार करने के लिए हमारे पास कौन सी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो कंट्रीब्यूशन में आती हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर है, मेडिसिन का शोबा है, इसके अलावा काफ़ी और इतनी वास्ट वैराइटीज़ हैं हमारे पास जो हमें बायोलॉजी को इख्तियार करने की इजाज़त देती है, ठीक है। तो अप्लाइड बायोलॉजी इज़ a vast field that encompasses various area of research and practical applications, ठीक है। जिसमें हमें रिसर्च करने को मौका मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा है कि हम जो है ना जितना चाहें इस पर वर्क करें लेकिन ये वर्क ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो हमारे पास जो इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको डिस्क्राइब करना हमारे लिए जो है ना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। एक्सटेंसिव स्कोप एंड कंटिन्यूस एडवांसमेंट मेड इन द फील्ड, ठीक है। तो इनमें आने वाले दौर में काफ़ी एडवांसमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी जो है वो अपडेट्स आती रहती हैं जिसकी वजह से जो ये है ना ये फील्ड काफ़ी मतलब पेचीदा होती जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमने जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशंस वो कौन कौन सी हैं, उनमें जो है वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से हमें जो है वो बायोलॉजी को इख्तियार करना पड़ता है, हमें बायोलॉजी को समझना पड़ता है ताकि हमारी जो है वो एग्रीकल्चर में हेल्प मिल सके, ठीक है। इसके बाद मेडिकल के शोबे में है, तो मेडिकल में इसका काफ़ी जो है किरदार है। अप्लाइड बायोलॉजी हैज़ लेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेडिसन में जो है हमारे पास जो काफ़ी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं वो जस्ट बायोलॉजी की बदौलत है, ठीक है, इस पर रिसर्च की बदौलत है। इसके अलावा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है हमारी इकोसिस्टम में जो है इकोसिस्टम हमारा जो है उसमें जो चेंजिंग्स हैं वो हमें सारी इस बायोलॉजी के थ्रू से मिलती हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका वो जो बायोलॉजी का है वो बहुत अहम किरदार है बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में।
तो applied biology has revolutionized biotechnology, enabling the production of therapeutic protein, biofuel and environmentally friendly industry process. ठीक है. Pharmaceutical research and drug discovery. Applied biologists contribute to the development of new drugs. तो जो अप्लाइड बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ड्रग्स पर नई नई रिसर्च करते हैं ताकि हमें जो है वो आने वाली जो डिजीज़ हैं उन पर नई नई अद्वियात मिल सकें, उन पर जो है हमें उनके एंटीबायोटिक्स मिल सकें. ठीक है. तो जो हमारा क्वेश्चन है 7 वो है डिस्क्राइब द जंपिंग बिहेवियर ऑफ स्पाइडर. स्पाइडर का जो जंपिंग बिहेवियर है वो हमने डिस्क्राइब करना है. स्पाइडर आर फैस्किनेटिंग क्रिएचर दैट एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ जंपिंग बिहेवियर. तो स्पाइडर के पास काफ़ी वैरायटीज़ के जो हैं बिहेवियर होते हैं, जंपिंग बिहेवियर होते हैं. वाइल देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ स्पाइडर की जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं. सम ऑफ दैम पोजेस यूनिक अडेप्टेशन फॉर जंपिंग. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक यूनिक जंपिंग जो है अडेप्टेशंस रखते हैं. ठीक है. हेयर इज़ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जंपिंग बिहेवियर ऑफ स्पाइडर. तो जंपिंग बिहेवियर ऑफ स्पाइडर कौन कौन सी हैं वो लोशन मैकेनिज्म. स्पाइडर एम्प्लॉय अ स्पेसिफिक टेक्निक नाउन एज साल्टिसिड. साल्टिसिड में ये होता है कि जो स्पाइडर है वो अपने जो लेग्स हैं उनमें एक टॉर्क पैदा करता है, एक प्रेशर पैदा करता है. लोकोमोशन टू एग्जीक्यूट जंप. ठीक है. लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या जंप करने के लिए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर मसल अपने मसल के अलावा. ठीक है. टू लॉन्च देमसेल्फ दे रिले ऑन बिल्ट इन हाइड्रोलिक प्रेशर विद इन देयर लेग्स. तो उसकी जो लेग्स हैं, जो टांगे, उनमें एक प्रेशर पैदा हो जाता है जंप करने के लिए. बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल इन देयर cephalothorax they increase the pressure in their legs joint, effectively storing energy in a structure called hydraulic system. तो जो एनर्जी है वो एक तरह से स्टोर हो जाती है उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में. तो इस तरह से वो जंप कर पाता है. नेक्स्ट है वेब फ्री जंपर्स. वाइल मोस्ट स्पाइडर यूज सिल्क टू कंस्ट्रक्ट वेब. कुछ जो स्पाइडर हैं वो अपना जो है एक जाला बनाने के लिए सिल्क इस्तेमाल करते हैं जिसको वेब कहा जाता है. वेब यानी उसका जो है जाल. ठीक है. बाय हंटिंग द कैप्चरिंग प्रे, जिसमें वो प्रे को पकड़ता है और अपने जो है जाल में ले जाता है. जंपिंग स्पाइडर्स आर प्राइमरली वेब फ्री हंटर्स. ठीक है. तो जो जंपिंग स्पाइडर होते हैं वो वेब फ्री हंटर भी उनको कहा जाता है. दे रिले ऑन देयर अगिलिटी, keen eyesight and jumping ability to pursue and capture their prey. तो इनकी जो आईसाइट होती है वो काफ़ी जो है तेज़ होती है जिससे ये अपने जो है प्रे को उन पर जो फोकस कर पाता है, उनको पकड़ने की एबिलिटी इसके पास ज़्यादा आ जाती है. जंपिंग एबिलिटी, और इसके पास जो है वो जंपिंग एबिलिटी होती है टू परस्यू एंड कैप्चर देयर प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए और उसको काबू करने के लिए. रैदर देन वेटिंग फॉर प्रे टू स्टैम्बल इनटू अ वेब. और फिर जब वो उसको पकड़ लेता है तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो उसको अपने जाल में ले आता है. दे एक्टिवली स्टॉक एंड पाउंस ऑन देयर विक्टिम्स ऑफन लीपिंग इम्प्रेसिव डिस्टेंस. ठीक है. काफ़ी दूर से वो जो है जहाँ भी उसको अपना प्रे नज़र आता है वो वहाँ से भी उसको पकड़ने की सलाहियत रखता है. ठीक है. नेक्स्ट है लीपिंग टेक्निक. व्हेन प्रिपेयरिंग टू जंप, जब वो जंप के लिए तैयार होता है, अ स्पाइडर विल एक्सटेंड इट्स लेग. तो वो अपनी जो लेग्स हैं उनको एक्सटेंड कर देता है, उनका गैप जो है वो बढ़ा देता है. रेजिंग इट्स बॉडी इनटू अ मोर अपराइट पोजीशन. ठीक है. तो उसकी जो बॉडी होती है ना वो ज़्यादा ऊपर ऊपरी हुई नज़र आती है कि उससे मालूम होता है कि ये अब जंप करने वाला है. इस कंडीशन को बोलते हैं कि लीपिंग. वो टेक्निक जो है वो लीपिंग है. ठीक है. जिससे उसका जिस्म जो है वो ऊपर उभरा हुआ है, उसकी टांगें जो हैं वो एक्सपेंड हुई हुई हैं. तो ये मतलब वो लीपिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है. इट देन डायरेक्ट्स द गेज टुवर्ड द इंटेंडेड लैंडिंग स्पॉट और प्रे. To execute the jump, the spider quickly extends its hind legs, releasing the store of hydraulic energy. तो जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है
इन अ रैपिड एंड फोर्सफुल मोशन। रैपिडली और फोर्सफुली जब वो उस एनर्जी को रिलीज़ करता है अपनी लेग्स से, दिस प्रपोजल टू स्पाइडर फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो ये जो रिलीजिंग एनर्जी होती है वो या तो उसको फॉरवर्ड कर देती है, ठीक है, फॉरवर्ड उसकी मूवमेंट कर देती है, या फिर वो अपवर्ड हो जाता है, या फिर उसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हो जाती है, प्रोपेलिंग इनटू द एयर। और सम टाइम वो एयर में भी चला जाता है, हवा में नज़र आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ कैटलॉग। कि कैटलॉग क्या है। अ कैटलॉग आल्सो स्पेल्ड एज कैटलॉग इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स और इंफॉर्मेशन। तो ये जो है कैटलॉग, ये है कलेक्शन ऑफ आइटम और इंफॉर्मेशन की कलेक्शन को कहते हैं। प्रेजेंटेड इन अ लिस्ट ऑफन विद ऑक्यूपाइंग डिस्क्रिप्शंस और डिटेल। तो कुछ डिस्क्रिप्शन होती हैं, कुछ डिटेल्स होती हैं, इनमें कैटलॉग उनको कहा जाता है। इट सर्व एज रेफरेंस टूल दैट प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ओवरव्यू ऑफ अ particular set of items such as products, services, resources और academic courses, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज कैटलॉग ऑफ लाइफ। ठीक है, कैटलॉग ऑफ लाइफ क्या है। द कैटलॉग ऑफ लाइफ इज़ एन ऑनलाइन डाटाबेस। ठीक है, ये एक ऑनलाइन डाटाबेस है। ये क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं। इट प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अथॉरिटेटिव इंडेक्स ऑफ नाउन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमें जो हम जानते हैं जिन स्पीशीज़ के बारे में, उनके बारे में हमें एक इंडेक्स फराहम करता है। ठीक है, द कैटलॉग इंटरफेस इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो कैटलॉग है ये हमें 12 लैंग्वेजेस में जो है प्रोवाइड है। ठीक है, सैंड इज़ यूज्ड बाय रिसर्च साइंटिस्ट, सिटीजन साइंटिस्ट, एडुकेटर एंड पॉलिसी मेकर। ठीक है, तो ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ सिस्टमैटिक। के सिस्टमैटिक के जो कंपोनेंट है उनको आपने डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक को हम जो है वो हम जो पहले रीड कर चुके हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी, systematic refer to the scientific discipline that deal with the classification, identification and naming of organism। systematic जो है वो टेक्निक है जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, उनकी जान पहचान और उनको नेम देने और उनकी जो है दरियाफ्त करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप and shared characteristics। okay, the field of systematic biology consists of several key component। तो इसके जो कंपोनेंट है वो हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट हैं, जिनमें से एक है टेक्सोनॉमी, दूसरे में फाइलोजेनेटिक, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये चार जो हैं ये मैंने जो है बयान किए हैं, बाकी आप लोगों ने अपने सर्च वर्क से देख लेना कि और मज़ीद कितने हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक concerned with the identification, naming and classification of organism। ठीक है, तो टॉक्सोनॉमी में हम जो है ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको नेम्स देते हैं। ठीक है, और उनकी डिफरेंट जैसे जैसे उनकी खसूसियात होती है उस हिसाब से उनको क्लासीफाइड करते हैं। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक फोकस ऑन रिकंस्ट्रक्टिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर जैसे कि आप जो है मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि नोमेनक्लेचर होता है कि जो ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त हो चुका है उसको साइंसी नाम देने। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का आपको पता है पहले ही। तो क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में यही होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स जिस स्पीशीज से मिल रही हैं हम उस ऑर्गेनिज्म को उठा के उस जो है कॉलोनी में उस क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं कि ये जानदार इस क्लासिफिकेशन के मुशाबे है, इसके लिहाज से ये सारी खसूसियात इन वाली हैं, इस क्लास की है। ठीक है, तो उन करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम जो क्लासिफिकेशन वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। तो सिंपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है। सिंपैट्रिक स्पेसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन दैट अकर विद इन सिंगल पॉपुलेशन। ठीक है,
तो ये एक चीज़ है याद करने वाली। ये जस्ट एक चीज़ आप देख लेंगे कि जो सिंगल पॉपुलेशन में जो है मौजूद होती है तो उसको हम सिम्पैट्रिक कहते हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल एरिया विदाउट द फिजिकल सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। फिज़िकली जो सेपरेट इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनको जो है सिंगल स्पीशीज़ में रखा जाता है तो उसको हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर वाइल इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिक रीजन, ठीक है। तो कुछ जो है द मैकेनिज्म दैट कैन ड्राइव सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इंक्लूड, तो जो जिस मैकेनिज्म के ज़रिए इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है वो इकोलॉजिकल स्पेसिएशन, पोलीपोलॉइडी, सेक्सुअल जो है सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक है। इन बुनियाद पर हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल का क्या मतलब है, ये क्या होती है? द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन एनिमल रेफर्स टू इस फिजिकल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो ये हमें एनिमल के फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, इंक्लूडिंग इस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। उसके जो एक्सटर्नल और उसके इंटरनल दोनों फीचर्स हमें बताती है। इट encompasses various aspects such as size, shape, body part and organ system। ये हमें हर जानदार में जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें मतलब उसकी शेप है, उस जानदार का साइज़ है, उनमें डिफरेंस करने के लिए हम मॉर्फोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फोलॉजी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हेयर आर सम की एलिमेंट ऑफ एन एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो जो की एलिमेंट हैं ये मॉर्फोलॉजी करने के वो ये डिफरेंट है। साइज़ एंड शेप देखा जाता है, बॉडी कवरिंग देखी जाती है, बॉडी कवरिंग का कलर देखा जाता है कि ये जानदार किस तरह का नज़र आ रहा है, और ये इसके बाद देखा जाता है कि इसका साइज़ क्या है, आया कि इसका साइज़ दूसरे जानदार जैसा है या इसका साइज़ उससे छोटा है या कुछ इस तरह का। तो ये सब मॉर्फोलॉजी में देखा जाता है। सिमेट्री देखी जाती है, अपेंडेजेस देखे जाते हैं, अपेंडेजेस में हमारे पाम आ जाते हैं जानदार के, ठीक है, उनके लिम्ब्स आ जाते हैं, तो टॉय आ जाते हैं, पैरों के जो टॉय होते हैं उनको देखा जाता है ठीक है। ऑर्गन सिस्टम उनका देखा जाता है कि इनमें जो ऑर्गन सिस्टम है वो दूसरे जानदार में जैसा है, उनके जैसा है या डिफरेंट है। तो ये सब इसमें मॉर्फोलॉजी में हम डिफरेंस करते हैं। तो डिफाइन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 वो है डिवाइन रैंडम सैम्पलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कभी कभी लॉन्ग भी आ जाता होता है, ठीक है। तो शॉर्ट तो लाजमी आता है 3 नंबर का। तो इस चीज़ को ये आपने काफ़ी जो है ना इनको देखना है, जो सैम्पलिंग की टेक्निक्स है वो आपने देखनी है। रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल और आइटम फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन इन अ way that each member of the population has an equal chance of being chosen। तो इस जो रैंडम सैम्पलिंग होती है इसमें देखा जाता है कि ये जो जानदार है ये इस क्लास में रखने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। उनको एक एक को देखा जाता है, रैंडमली देखा जाता है। It involves selecting individual or item randomly and without any predetermined pattern, ensuring that the sample represents the population as a whole, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन स्पाइडर। तो ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया हुआ है, जो है पिछले सेमेस्टर के पेपर में आया हुआ था, रिप्रोडक्शन काफ़ी दफ़ा आया है, ठीक है। इसको भी आपने काफ़ी जो है अच्छे तरीके से करना है, अपनी सर्च वर्क से भी इसको जो है ना सर्चिंग करके आपने इसको याद करना है, कोई चीज़ मिसिंग ना हो सकता है मेरी तरफ से कुछ मिसिंग हो जाए, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि मिसिंग हो सकती है। अब मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है, तो बाकी आप जो है ना अपनी जो तसल्ली के लिए आप खुद भी सर्च किया करें, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन स्पाइडर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच स्पाइडर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो वो सिस्टम है रिप्रोडक्शन का जिससे वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। स्पाइडर आर मेंबर ऑफ क्लास आर्कनीडा, ठीक है, ये इनकी क्लास भी आपने याद रखनी है कि स्पाइडर जो है वो फ्रॉम आर्कनीडा क्लास से हैं, ठीक है। एंड हैव यूनिक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी
बायोलॉजी कंपेयर टू अदर एनिमल, ठीक है। तो ये दूसरे जानदारों से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका अलग है, थोड़ा सा यूनिक है। हेयर इज़ एन ओवरव्यू टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन स्पाइडर। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये आपने सर्च करने हैं और इनके बारे में आपने खुद सर्च करके उसके बारे में जानना है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है, कोर्टशिप क्या होती है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म ट्रांसफ़र ये किस तरह से करते हैं, फिर उनमें जो फीमेल है स्पाइडर उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है, एग प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ना खुद सर्च वर्क से करनी है। एग जब वो ले करती है फीमेल स्पाइडर तो वो एग को प्रोटेक्शन किस तरह से देती है। फिर जब एग हैचिंग करता है तो स्पाइडर जो है वो जो फीमेल स्पाइडर है वो मतलब वो उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से करती है। फिर वो जब वो हैच कर जाता है तो अपने वो ऑफ स्प्रिंग को कहाँ रखते हैं, अपने बच्चों को कहाँ रखते हैं, तो डिस्पर्सल होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने खुद जो है ना तसल्ली से कर लेना है। डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जंपिंग स्पाइडर। तो जंपिंग स्पाइडर फैमिली साल्टिसिडी, ठीक है। जो जंपिंग स्पाइडर होते हैं फैमिली साल्टिसिडी से बिलोंग करते हैं। आर स्मॉल टू मीडियम साइज स्पाइडर नाउन फॉर देयर एक्सपोशनल जंपिंग एबिलिटीज़ एंड यूनिक विजुअल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो बॉडी शेप इनकी किस तरह से होती है, जो जंपिंग स्पाइडर हैं उनकी जो बॉडी शेप है वो इस तरह से होती है कि जंपिंग स्पाइडर हैव कॉम्पैक्ट रॉब्ड बॉडी, रोबस्ट बॉडी, ठीक है। तो इनके पास रोबस्ट बॉडी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, सख्त होती है। दे हैव टिपिकली राउंड और ओवल शेप। तो ये या तो गोल होगी या ओवल शेप। ओवल शेप होती है जो अंडे की शेप होती है उसको ओवल बोलते हैं, या ओवल शेप होगी या राउंड होगी बिल्कुल। विद अ वेल डिफाइंड सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। इनके पास एक वेल डिफाइंड सेफेलोथोरैक्स होता है। सेफेलोथोरैक्स होता है फ्यूज्ड हेड एंड थोरैक्स, ठीक है, जिनमें हेड होता है और वो थोरैक्स में फ्यूज होया होता है। and an abdomen that narrow toward the posterior end। साइज इनका कितना होता है, बॉडी लेंथ ऑफ बोथ स्पीशीज, बॉडी लेंथ ऑफ मोस्ट स्पीशीज रेंजेस फ्रॉम 4 to 20 मिलीमीटर। तो इनका साइज जो होता है वो जंपिंग स्पाइडर का वो होता है 4 to 20 मिलीमीटर्स तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड जेंडर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जेंडर क्या है, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। तो वो स्पीशीज़ के जो है जेंडर पे डिपेंड करता है। आई अरेंजमेंट इनका कैसा होता है, जंपिंग स्पाइडर हैव एक्सीलेंट विजन। इनके पास एक बहुत अच्छी जो है ना वो आई साइट होती है, विजन होती है। लार्ज एंड प्रोमिनेंट आई, ठीक है। दे पोजेस 8 आई अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर हेड। इनके पास जो है ना ऑलमोस्ट 8 आईज होती हैं, ठीक है, 8 आईज होती हैं इनके पास विजन के लिए, ठीक है। आई कलर कैसा होता है, तो इनमें द आई ऑफ जंपिंग स्पाइडर इज ब्लैक, ब्राउन, वाइट और मेटेलिक शेड, ठीक है। या तो वो ब्लैक होंगी या फिर ब्राउन होंगी या वाइट होंगी या मेटेलिक शेड होगी। अलाइक ग्रीन और ब्लू, मतलब ग्रीन और ब्लू जो है ना वो मिक्सचर होगा, मिक्सिंग हुआ होगा, तो उनको मेटेलिक जो है शेड कहा जाता है। द स्पेसिफिक आई कलर एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, ठीक है। तो जो आई है, जो आई का कलर है वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, जिस टाइप की स्पीशीज़ होगी उस टाइप का जो है उनका आई का कलर होगा। तो नेक्स्ट है चिलीश्री, जो कि स्पाइडर के जाज को बोला जाता है, ठीक है। तो अगर तो एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जंपिंग स्पाइडर हैव प्रोमिनेंट जाज और चिलीश्री लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ देयर हेड्स। तो इनके जो हेड के फ्रंट पे जो होते हैं वो जो है जाज जो होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। दीज चिलीश्री आर यूजली लाइट ब्राउन और रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये या तो लाइट ब्राउन हो सकते हैं या रेडिश ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। हैव अ पेयर ऑफ फैंग्स यूज टू कैप्चरिंग एंड इमोबिलाइजिंग प्रे। तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। प्रे को कैप्चर यानी कि उसको जब वो नज़र आ जाए तो मतलब उस पर फोकस करने के लिए जब वो इसको चिलीश्री को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेग स्ट्रक्चर। जो जंपिंग स्पाइडर उनके लेग का स्ट्रक्चर क्या होता है, जंपिंग स्पाइडर हैव रोबस्ट लेग्स, ठीक है। जो जंपिंग स्पाइडर होती हैं उनकी लेग्स होती हैं रोबस्ट होती हैं, दैट वी वॉल अडेप्टिंग फॉर जंपिंग, जिसके ज़रिए वो जो है
आसानी से जंप कर पाते हैं। द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। जो फर्स्ट पेयर है यानी आगे वाला जो बिल्कुल माउथ है, माउथ के बिल्कुल साथ जो पेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग उसके जो है लेग होते हैं। इनेबलिंग देम टू मेक प्रीसाइज एंड पावरफुल लीप एंड कैप्चर प्रे और escape फ्रॉम पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर जब वो अपने प्रे को देख लेता है तो फिर उस पर झपट पड़ता है। ठीक है, तो झपटने के बाद इसकी कोशिश होती है कि अपना थ्रेड निकाले, अपना जो है वो जाला निकाले और वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो ये बहुत जो है वो जल्दी से काम करता है, प्रे का शिकार जो है वो बहुत जल्दी से करता है। दिस लेग में आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड ब्रिस्टल और स्पाइंस फॉर सेंसरी पर्पसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी और कम्प्लीमेंट्री बिटवीन टू डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, जो इस्तेमाल होती है डीएनए के टू स्ट्रैंड में कौन सी सिमिलरिटी है, ठीक है, और कौन सी कम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं उनको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं और वो कुछ जगह पर सेम होते हैं, कुछ जगह पर डिफरेंट होते हैं। इस चीज़ का जो है वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो इसका काम है कि जो स्टैंड टूट चुका है एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसको जो है कंबाइन करने का दूसरे डीएनए के स्टैंड से। ठीक है, तो ये कंबाइन भी करता है। मॉलिक्यूल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अलाउइंग देम टू फॉर्म स्टेबल। ठीक है, इसको स्टेबल बनाने के लिए कोई भी सोर्स इस्तेमाल करे लेकिन ये कंबाइन कर देता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल थ्रो बेस पेयरिंग। ठीक है, तो ये फिर बेस पेयरिंग के ज़रिए एक डीएनए के सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन टैक्सोनॉमिक कीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती हैं। टैक्सोनॉमिक कीज आल्सो नाउन एज आइडेंटिफिकेशन कीज। इनको आइडेंटिफिकेशन की भी कहा जाता है, जांच पड़ताल की चाबियाँ। ठीक है, आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो डाइकोटमस की जो होती है वो ये होती है कि हमने जो है अपने जो प्रैक्टिकल किए थे उसमें मैम ने हमें सिखाई थी। तो डाइकोटमस की होती है कि कोई भी करैक्टरिस्टिक्स जो है उसको आप सेलेक्ट करके तो आप उस स्पीशीज़ को जो है क्लासीफाइड कर सकते हैं कि इसमें ये खसूसियात है और उनको जो दूसरी में है वो अगर सेम है तो उनको आप अलग अलग से इस तरह से बनाते जाएंगे, ये डाइकोटमस की बनती जाएगी। ठीक है, अगर मतलब एक के जो है वो विंग जो है वो पेयर विंग हैं तो दूसरे के भी पेयर विंग है, और एक है कि उसके विंग हैं ही नहीं तो दूसरे के भी अगर नहीं है तो वो जो है उनको हम इकट्ठा कर देंगे और विंग वालों को इकट्ठा कर देंगे। इस तरह से ये सेपरेशन चलती जाएगी। इस सेपरेशन के तरीके को हम कहते हैं डाइकोटमस की। ठीक है, टू आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डाइकोटमस की बनाने का मकसद क्या है कि जो जानवर जिस क्लास का है उसको वहाँ पे जो है उसकी क्लासिफिकेशन वहाँ पे की जाए, करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स किसके साथ जो है वो सेम है, तो फिर उसको उठा के उसके साथ रख दिया जाता है। ठीक है, दीज की प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ पेड स्टेटमेंट क्वेश्चन guide the user through a series of choice until they reach a definite identification। ठीक है, ताकि जो आइडेंटिफाई कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल ठीक हो कि ये जानदार इस क्लास से बिलोंग करता है और इस जानदार में ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। देयर आर सिवरल मेथड यूज टू कंस्ट्रक्ट टैक्सोनॉमी की इंक्लूडिंग। जो है की बनाने के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं डाइकोटमस की, हमें डाइकोटमस की आनी चाहिए। ठीक है, पॉलीकोटमस की हमें पॉलीकोटमस की आनी चाहिए, मल्टी एक्सेस की, सिनेप्टिक की, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। ठीक है, जब हमें ये चीज़ें आएंगी तो हम जो है एक जानदार को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सेपरेट कर पाएंगे दूसरे जानदार से उसकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज़ एवोल्यूशन।
ठीक है। एवोल्यूशन इज अ फंडामेंटल बायोलॉजी प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एवोल्यूशन वो प्रोसेस है कि जो एक करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, जो आने वाली नस्लों में परवान चढ़ती हैं। इट इज़ ड्राइवन बाय मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें म्यूटेशन शामिल है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन शामिल है, नेचुरल सिलेक्शन शामिल है। ठीक है, कुदरती तौर पर जो सिलेक्शन होती है वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डिस्क्राइब द कॉर्टशिप बिहेवियर इन लिनक्स स्पाइडर। ठीक है, लिनक्स स्पाइडर में जो कॉर्टशिप बिहेवियर वो करता है वो क्या होता है। तो इन अ टिपिकल मीटिंग सीक्वेंस ऑफ द ग्रीन लिनक्स स्पाइडर, जो टिपिकली मीटिंग होती है ग्रीन लिनक्स स्पाइडर में, उसको कॉर्टशिप बोलते हैं और वो ऑलमोस्ट 11 मिनट तक होती है। ठीक है, मीटिंग टुक 10 मिनट, जो मीट होती है वो 10 मिनट कंटेन करती है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सिवरल copulation measured from the first approach of male palpus to the female epigynum until the final separation। ठीक है, फाइनल सेपरेशन से पहले, ठीक है, जो मीटिंग होती है वो 10 मिनट कंटेन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे काफ़ी वो सिंपल हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, स्टेरिफाई सैम्पलिंग है, इसके अलावा क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इसके अलावा भी हैं सैम्पलिंग के काफ़ी टेक्निक्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से काफ़ी जो है शॉर्ट आते होते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं तो एक आध इनमें से ज़रूर आ जाता होता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वाचिंग।